हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 44 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज़ है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी ये मॉक सीरीज़ इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज़ में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज़ से ही कवर हो जाएं। तो चलिए आज के इस मॉक सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.6 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स PDF यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य किसके निवारणार्थ था। देखिए, कुमाऊं परिषद की स्थापना का मूल उद्देश्य वन समस्या के निवारणार्थ था। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। कुमाऊं परिषद की स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1916 ईस्वी में कुमाऊं परिषद की स्थापना हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे, गोविंद वल्लभ पंत आदि के प्रयासों से हुई। कहाँ पर इसकी स्थापना हुई? नैनीताल में। नैनीताल में इसकी स्थापना हुई वर्ष 1916 ईस्वी में, जिसका मूल उद्देश्य वन समस्याओं का निवारण करना था। और बाद में इस परिषद ने सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक व शिक्षा संबंधी समस्याओं पर भी कार्य किया। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना जो है ये वर्ष 1908 ईस्वी में किसमें हुई? अल्मोड़ा अखबार में। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुमाऊं परिषद की प्रथम कल्पना कब हुई? वर्ष 1908 ईस्वी में हुई, अल्मोड़ा अखबार में। और इस परिषद का पहला जो अधिवेशन हुआ था ये भी कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा में ही हुआ था। कब हुआ था? सितंबर 1917 ईस्वी को कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन अल्मोड़ा में हुआ, जिसकी अध्यक्षता की अगर हम बात करें, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जयदत्त जोशी के द्वारा। जयदत्त जोशी द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और वर्ष 1926 की अगर हम बात करें तो वर्ष 1926 ईस्वी में कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय कर दिया गया। ये ध्यान रखेंगे, आपसे पूछा जाए कि कुमाऊं परिषद को कांग्रेस में विलय किस वर्ष किया गया, तो वर्ष 1926 ईस्वी में किया गया। आप कमेंट करके बताइएगा कि कुमाऊं परिषद का जो सेकेंड अधिवेशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगला देखिए, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई? देखिए, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना हुई वर्ष 1934 ईस्वी में। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी में नरेंद्र शाह के समय वर्ष 1934 ईस्वी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। और वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य में एक विधान पारित किया गया। क्या नाम था इसका? इस विधान का नाम था कुष्ठ विधान। कुष्ठ विधान जो है ये वर्ष 1939 ईस्वी में टिहरी राज्य में पारित किया गया। आपसे पूछा जाए कि टिहरी राज्य में कुष्ठ विधान कब पारित किया गया, तो कब किया गया? वर्ष 1939 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान जरूर रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, गड़तांगली दर्रा किस जनपद में स्थित है? देखिए, गड़तांगली दर्रा ये स्थित है आपके किस जनपद में? उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, गड़तांगली उत्तरकाशी जनपद के ये कहाँ पर स्थित है? नेलांग घाटी में। नेलांग
घाटी में स्थित है, ये ध्यान रखेंगे। गर्तांगली उत्तरकाशी जिले के ये नेलांग घाटी में स्थित है। और नेलांग घाटी को क्या कहा जाता है? नेलांग घाटी को पहाड़ का रेगिस्तान और उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है। देखिए गर्तांगली, यहाँ पे गर्तांगली जो दर्रा है ये लगभग 150 वर्ष पुरानी है। और वर्ष 1962 ईस्वी में जब भारत चीन युद्ध हुआ था तो भारत चीन युद्ध के समय इस गली को बंद कर दिया गया था। और इसे 59 वर्षों बाद, 59 वर्षों के बाद इसको दोबारा खोला गया, ये ध्यान रखेंगे। और गर्तांगली सीढ़ी की लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई कितनी? 136 किलोमीटर। 136 किलोमीटर इस गली की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस फॉर्मूले के अंतर्गत उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा ये फॉर्मूला है आपको बताना है जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये फॉर्मूला है आपका कौन सा फॉर्मूला? गाडगिल फॉर्मूला। गाडगिल नाम का ये फॉर्मूला है। यहाँ पे गाडागिल हो गया, मिस प्रिंट हो गया, आप करेक्ट कर लीजिएगा। ये कौन सा फॉर्मूला था? गाडगिल फॉर्मूला था, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। देखिए विशेष राज्य का दर्जा कब मिला उत्तराखंड को? 1 अप्रैल 2001 को। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। विशेष राज्य का दर्जा कब मिला उत्तराखंड को? 1 अप्रैल 2001 को। देखिए आपकी जो परीक्षा वाणी वाली बुक है, परीक्षा वाणी में 2 मई की डेट दी है। तो 2 मई जो है, 2 मई की डेट को केंद्र सरकार ने सर्वसम्मति से घोषणा की थी कि उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन लागू कब से हुआ था? 1 अप्रैल 2001 से इसे लागू किया गया था। 2 मई 2001 को केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड को 1 अप्रैल 2001 से विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया था। तो इन पॉइंट्स को आप समझिएगा और इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख सिक्कों का संबंध किन शासकों से था? देखिए प्राचीन उत्तराखंड में द्वि तथा त्रि जो मुद्रा लेख थे, तो द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख सिक्कों का संबंध किन शासकों से था? यौधेय वंश के शासकों से। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए यौधेय किसके समकालीन थे? कुनिंदों के ये समकालीन थे। कुनिंदों के समकालीन थे आपके यौधेय। और इनकी मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? यौधेयों की मुद्राएं जो हैं ये जौनसार भाबर से, जौनसार भाबर से, इसके अलावा कालो डांडा से, कालो डांडा से प्राप्त हुई है। जौनसार भाबर से और कालो डांडा से यौधेयों के जो मुद्राएं हैं वो प्राप्त हुई हैं। और यौधेय शासकों के द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। और इस वंश के शासकों के सिक्कों में शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। इस वंश के जो शासक थे तो इनके सिक्कों में क्या अंकित किया गया है? शूलधारी कार्तिकेय का चित्र अंकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन की शुरुआत मुख्यतः किस जिले में हुई थी? देखिए पानी राखो जो आंदोलन था इसकी शुरुआत मुख्यतः किस जिले में? पौड़ी जिले में हुई थी। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए पानी राखो आंदोलन वर्ष 1980 ईस्वी में उफरैंखाल पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। देखिए पानी राखो आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी ये पौड़ी गढ़वाल के कहाँ पर हुई थी? उफरैंखाल में हुई थी। और यह आंदोलन पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। ये ध्यान रखेंगे, किसके लिए यह आंदोलन चलाया गया था? पानी की कमी को दूर करने के लिए यह आंदोलन चलाया गया था। और यह आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया पूछा जाए आपसे तो किसके द्वारा? सच्चिदानंद भारती के द्वारा। सच्चिदानंद भारती ने यह आंदोलन चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी को सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन
लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है आपका, आपके आगामी फॉरेस्ट एग्ज़ाम के लिए, फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए। साथ ही साथ ये सेशन आपके अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम, जैसे कि आपका उत्तराखंड पुलिस होने वाला है, तो उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ पटवारी, लेखपाल, तो सभी एग्ज़ाम के लिए ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप सभी लोग डेली इसको फॉलो कर सकते हैं। रात को 8 बजे ये सेशन आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप पर आप सभी लोग क्विज़ भी ज्वाइन कीजिएगा। रात को 8 बजे से पहले वहाँ पे क्विज़ कराई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट जो यूनिक टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो आपको वहाँ पे मैं खुद टाइप करके आप सभी को दे रही हूँ। तो आप सभी लोग रात को 8 बजे से पहले क्विज़ ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और रात को 8 बजे तो आपकी ये सीरीज़ आती ही है। बाई चांस अगर ये सीरीज़ आपको इसका लिंक नहीं मिलता है टेलीग्राम ग्रुप पर, तो 8 बजे भी आप स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। डेली आपको ये सीरीज़ वहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग इस सेशन को शेयर कीजिए। इसके साथ ही आपको कल सुबह हिस्ट्री की क्लास मिलने वाली है। कल सुबह 10 बजे आप हिस्ट्री की क्लास के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि देखिए हिस्ट्री और इसके अलावा ज्योग्राफी और आपके पॉलिटी की सीरीज़ हम लोग चलाने वाले हैं अल्टरनेट डेज पे। एक दिन आपके हिस्ट्री की क्लास आएगी, अगले दिन ज्योग्राफी की, और अगले दिन आपके पॉलिटी की क्लास आएगी। तो आप सभी लोग उस क्लास को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सुबह 10 बजे आपको वो सीरीज़ प्रोवाइड कराई जाएगी। आपके जो फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए तो हम देखिए हिंदी भी आपको अलग से सीरीज़ प्रोवाइड कराई जा रही है। उत्तराखंड भी आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कवर कराया जा रहा है। लेकिन आपका जो हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी है वो थोड़ा थोड़ा ही आपका इसमें कवर हो पा रहा है। आपको अगर यहाँ पे एक पहल स्टडी विद एम के द्वारा कराई जा रही है कि आपका जो सिलेक्शन है वो अच्छी तरह से हो जाए, कोई भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी दिक्कत ना आए। तो इसलिए आपके लिए एक नई पहल की जा रही है। तो सुबह आप सभी लोग 10 बजे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वो सेशन बन चुका है। कल सुबह जो 10 बजे आने वाला है, तो आप सभी लोग कल 10 बजे उस क्लास को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, और आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा उस क्लास को आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। उसमें आपके जो टॉपिक वाइज है वो क्लासेस चलेगी, यानी कि कल आपका यूरोपियों का आगमन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग उस सेशन को ज़रूर फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, उससे हम रिलेट करके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस सेशन को ज्वाइन कीजिए। आप सभी का उसमें जॉइन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सभी लोगों के लिए ही यहीं पे बनाया जा रहा है वो सेशन, ताकि आप अपने मंजिल तक पहुंच पाए। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए स्टडी विद एम को। चलिए नेक्स्ट है आपका भूगर्भ से संबंधित प्रथम संस्थान कौन सा है। देखिए भूगर्भ से संबंधित प्रथम जो संस्थान है आपका, ये कौन सा है, ये है वाडिया संस्थान। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी। ये कहाँ पर स्थित है, देहरादून में। देहरादून में भूगर्भ विज्ञान से संबंधित ये संस्थान है, और इसके संस्थापक कौन थे, D.N. वाडिया। D.N. वाडिया इसके संस्थापक थे, वाडिया संस्थान के। और वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी की स्थापना कब की गई, वर्ष 1968 ईस्वी में। कहाँ पर, दिल्ली में। दिल्ली में इसकी स्थापना की गई थी, और यहाँ से वाडिया इंस्टीट्यूट को कहाँ स्थानांतरित किया गया, देहरादून स्थानांतरित किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष थे D.D. पंत, यानी कि देवी दत्त पंत। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए 1979 को मसूरी में 1979 में मसूरी में एक सम्मेलन हुआ था। तो 1979 को मसूरी के सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई थी, उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना की गई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, D.D. पंत, देवी दत्त पंत इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन किसके काल में हुआ था। देखिए प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुआ था किसके काल में,
नरेंद्र शाह के काल में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 23 जनवरी 1939 को देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये ध्यान रखेंगे, कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? देहरादून में। कब की गई? 23 जनवरी 1939 को। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना में जो विशेष योगदान था वो किसका था? श्रीदेव सुमन का टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना में विशेष योगदान था। और बात करें नरेंद्र शाह की, तो देखिए नरेंद्र शाह के शासनकाल में टिहरी राज्य प्रजामंडल यानी कि प्रजामंडल की मांग को लेकर जन आंदोलन हुए। और नरेंद्र शाह के शासनकाल की अगर हम बात करें तो नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी से लेकर 1946 ईस्वी तक गद्दी पर बैठा। और इसकी संरक्षिका कौन थी पूछा जाए आपसे, तो राजमाता नेपालिया नरेंद्र शाह की संरक्षिका थी। देखिए क्यों थी संरक्षिका? क्योंकि कीर्ति शाह की जब मृत्यु हुई थी तो उसके बाद नरेंद्र शाह अल्प वयस्क थे। तो अल्प वयस्क होने के कारण इनके संरक्षण की आवश्यकता थी। इनके संरक्षण के लिए एक समिति बनाई गई और इनकी संरक्षिका थी राजमाता नेपालिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्वज उत्सव किस जनपद में मनाया जाता है? देखिए जो आपका ध्वज उत्सव है ये किस जनपद में मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून जनपद में। ध्वज उत्सव आपके देहरादून जनपद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना लागू की गई। देखिए भारत में प्रधानमंत्री जन धन योजना जो है इसको कब लागू किया गया? 28 अगस्त 2014 को इसे लागू किया गया। ऑप्शन सेकेंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रधानमंत्री जन धन योजना भारत में फाइनेंशियल इंक्लूजन पर एक राष्ट्रीय मिशन है और जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएं मुहैया कराना और हर परिवार का बैंक खाता खोलना है, ये ध्यान रखना है। और इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को की गई थी। इस योजना की घोषणा कब की गई थी? 15 अगस्त 2014 को इसकी घोषणा की गई थी तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और इस परियोजना की औपचारिक शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री ने सभी बैंकों को ईमेल भेजा जिसमें उन्होंने हर परिवार के लिए बैंक खाता को एक राष्ट्रीय प्राथमिकता घोषित किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चकबंदी अधिनियम से क्वेश्चन अक्सर आयोग के द्वारा पूछे जाते हैं। तो भारत की बात करें तो यहाँ पर चकबंदी अधिनियम सर्वप्रथम लागू किया गया। कहाँ पर? बड़ौदा में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में चकबंदी की आवश्यकता को तो बहुत पहले ही समझ लिया गया था। सर्वप्रथम 1920 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम कब? 1920 ईस्वी में बड़ौदा में चकबंदी अधिनियम को पास किया गया। और इसकी पहली योजना प्रारंभ होने से पहले ही उत्तर प्रदेश, पंजाब, इसके अलावा तत्कालीन मुंबई राज्य और आपका हैदराबाद में चकबंदी कानून बनाए जा चुके थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए सहकारिता के क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा जो उर्वरक कारखाना है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है आपके फूलपुर, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए फूलपुर, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में भारत का सहकारिता क्षेत्र में सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है। और 3 नवंबर 1967 में स्थापित इफ्को, इसका नाम क्या है? इस कारखाने का नाम है इफ्को। तो इसकी स्थापना कब की गई? 3 नवंबर 1967 को। 3 नवंबर 1967 में स्थापित इफ्को की फूलपुर इकाई में अमोनिया एवं यूरिया की जो यूनिट है इसकी स्थापना कब की गई?
1981 में की गई थी। आपका जो इफ़को की फूलपुर इकाई है, यहाँ पर अमोनिया और आपका अमोनिया और यूरिया की यूनिट स्थापित की गई थी वर्ष 1981 ईस्वी में। और इफ़को की अन्य इकाइयों में कौन कौन से शामिल है? देखिए, इसकी अन्य इकाइयां हैं कलोल, कांडला, आंवला और पारादीप में। ये ध्यान रखेंगे, इसके अन्य इकाइयां कहाँ पर स्थित है? कलोल में है, कांडला में है, आंवला में है और पाराद्वीप में है। इफ़को या फिर इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन कॉमर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है इफ़को का। ये ध्यान रखेंगे, नोट कर लीजिएगा, कभी फुल फॉर्म से भी रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे तो इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। और विश्व का ये सबसे बड़ा उर्वरक सहकारिता संस्थान है। और इफ़को में 40,000, ध्यान दीजिएगा, इफ़को में 40,000 सहकारिताएं 40,000 सहकारिताएं इसके सदस्य हैं। और 3 नवंबर 1967 में इफ़को का पंजीकरण एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप में किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ़को का पंजीकरण कब किया गया था? 3 नवंबर 1967 में एक बहुएकक सहकारी समिति के रूप में किया गया था। बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम बहुराज्य सहकारी सोसाइटीज अधिनियम 1984 व 2002 के अधिनियम के साथ यह एक बहुराज्य सहकारी समिति के रूप में पंजीकृत है। आपका क्या? इफ़को। ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मीठे पानी का कल्पसर परियोजना अब स्थित है। देखिए, मीठे पानी का ये परियोजना है, मीठे पानी की परियोजना है कल्पसर परियोजना, जो कि कहाँ पर अब स्थित है ये आपको बताना है। देखिए, मीठे पानी की जो कल्पसर परियोजना है ये आपके किस राज्य में? गुजरात राज्य में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, गुजरात राज्य के दक्षिणी भाग में ज्वारीय शक्ति पैदा करने तथा पीने, सिंचाई और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए ताजा पानी की एक विशाल जलाशय की स्थापना के लिए खंबात की खाड़ी के पार कल्पसर परियोजना के अंतर्गत एक बांध के निर्माण की परिकल्पना की गई है। और इस बांध के ऊपर 10 लेन सड़क का लिंक बनाया जाएगा, जो कि किसकी दूरी को कम कर देगा? जो कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, जो कि सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात की बीच की जो डिस्टेंस है इसको कम कर देगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक काल का ये स्थल है आहार, जो कि किस नाम से प्रसिद्ध है? ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। देखिए, आहार संस्कृति की अगर हम बात करें, आहार संस्कृति का समयकाल कब से कब तक था? 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। आहार संस्कृति का समयकाल था 2100 से लेकर 1800 ईसा पूर्व। और इसे ताम्रवती भी कहा जाता है। आहार संस्कृति में लोग पत्थर से निर्मित घरों में निवास किया करते थे। जो आहार संस्कृति में लोग थे वो पत्थर से निर्मित जो घर थे उसमें निवास करते थे। और गिलुंद जो था, ये ध्यान रखेंगे, गिलुंद इस संस्कृति का केंद्र था। गिलुंद आहार संस्कृति का केंद्र हुआ करता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे पूछा जाए कि आहार संस्कृति का केंद्र कहाँ पे था, आपका ऑप्शन में गिलुंद भी दे दिया जाएगा तो आपका गिलुंद करेक्ट हो जाएगा। और आहार से कुल्हाड़ियाँ, चूड़ियाँ व चादरें इत्यादि प्राप्त हुई है। आहार से क्या क्या प्राप्त हुआ है? कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई है यहाँ से, इसके अलावा चूड़ियाँ और चादरें प्राप्त हुई हैं। और यह सभी वस्तुएं किससे बनी हैं? देखिए, तांबे धातु से ये सभी वस्तुएं बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला शासक था। देखिए, राजगढ़ी जो है इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? ये शासक था पृथ्वीपति शाह। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, जिन लोगों ने अभी भी इस सेशन को शेयर नहीं किया है, आप सभी लोग जल्दी से शेयर कर दीजिएगा। आप सभी लोग मिलके जल्दी से इस सेशन को शेयर कर दीजिए।
और साथ ही साथ आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको कैसा लग रहा है। और आप जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर लीजिए इस सेशन को। देखिए काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए ये सेशन बनाया जाता है। डेली आपको रात को 8 बजे ये सेशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइएगा आज का ये सेशन आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखिए पृथ्वीपति शाह ने राजगढ़ी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई और वहां का राजा किसको बनाया था? दिलीप शाह को। दिलीप शाह को यहाँ का राजा बनाया था। कहाँ का? राजगढ़ी का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिए। और पृथ्वीपति शाह गद्दी में बैठते समय मात्र 7 वर्ष के थे, ये ध्यान रखेंगे। पृथ्वीपति शाह जब गद्दी पर बैठा था तो 7 वर्ष का था ये। और 1640 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ। और संरक्षिका कौन थी? महारानी कर्णावती। ध्यान रखिएगा, महारानी कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। और पृथ्वी शाह ने देहरादून में एक शहर है जिसका नाम क्या है? पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर नाम का शहर भी किसने बसाया था? पृथ्वीपति शाह ने बसाया था। अगला क्वेश्चन है, चंद शासनकाल में नगद प्राप्त किया जाने वाला भूकर कहलाता था। देखिए चंद शासनकाल की अगर हम बात करें तो चंद शासनकाल में कई प्रकार के कर लगाए गए थे। तो नगद प्राप्त किया जाने वाला जो भूकर था वो क्या कहलाता था? ये कहलाता था आपका सिरती कर। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिरती कर जो था ये चंद शासनकाल में नगद कर था और यह प्रायः माल भाबर व भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। किससे वसूला जाता था? सिरती नामक कर, ये भी आपको पता रहना चाहिए। और बात करें बजानिया कर की, तो बजानिया जो कर था ये राजा के नर्तकों व नर्तकियों के लिए वसूला जाता था। बात करें राखिया कर की, तो राखिया कर जो है ये रक्षाबंधन व जनेऊ संस्कार, रक्षा बंधन और जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता था। और बात करें न्यौली कर की, तो न्यौली जो कर था ये न्याय पाने के लिए देय कर था। न्याय पाने के लिए देय कर कौन सा था? न्यौली कर। तो ये सभी कर जो थे ये आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट देखिए गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत है। देखिए गढ़वाल का सबसे प्राचीन गीत है आपका कौन सा गीत? मांगल गीत। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गढ़वाल में संस्कार गीत जो होते हैं ना, गढ़वाल के जो संस्कार गीत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको ही मांगल गीत कहा जाता है। और इसे सगुन गीत भी कहा जाता है, ये ध्यान रखेंगे। या तो इनको संस्कार गीत या शगुन गीत या फिर मांगल गीत, ये सभी एक ही गीत होते हैं। शगुन गीत, संस्कार गीत या फिर मांगल गीत। और जोहार के जो भोटिया लोग होते हैं वो संस्कार गीतों को क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताइएगा कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है तो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। आपका यहाँ पे राइट आंसर कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए बालेश्वर मंदिर या बावड़ी उत्तराखंड के किस स्थान पर है? देखिए बालेश्वर मंदिर को बावड़ी भी कहा जाता है। तो बालेश्वर मंदिर या फिर बावड़ी ये उत्तराखंड के किस स्थान पर है? ये है आपके चंपावत में। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए बालेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? चंद राजाओं ने। चंद राजाओं ने बालेश्वर मंदिर या फिर बावड़ी का निर्माण किया था। और चंद राजाओं ने किसकी मदद से यह मंदिर बनवाया था? जगन्नाथ मिस्त्री। जगन्नाथ मिस्त्री की मदद से यह मंदिर बनवाया था चंद राजाओं ने। और मंदिर निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। क्यों काट दिए गए थे? क्योंकि इस तरीके का कोई और मंदिर ये नहीं बना पाए, तो जगन्नाथ मिस्त्री के हाथ काट दिए गए थे। और यह मंदिर किसको समर्पित है? देखिए महादेव को यह मंदिर समर्पित है, यानी कि भगवान शिव का यह मंदिर है। और बालेश्वर मंदिर का निर्माण किस शैली में किया गया है? ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो किस शैली में इसका निर्माण? शिखर शैली में इसका निर्माण किया गया है बालेश्वर मंदिर का। और
इस मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया था? आप कमेंट करके बताइएगा। जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग कमेंट कीजिए, स्टडी विद एम को सपोर्ट कीजिए। आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, तो आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा। साथ ही साथ इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। नेक्स्ट देखिएगा, भुवनेश्वरी देवी मेला किस जनपद में लगता है? देखिए, भुवनेश्वरी देवी मेला ये कहाँ पर इसका आयोजन किया जाता है? इस मेले का, भुवनेश्वरी देवी मेले का इसका आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में लगता है भुवनेश्वरी देवी मेला। इसके अलावा एक और मेला भी लगता है पौड़ी गढ़वाल में, नोट कर लीजिएगा कौन सा ये मेला है, भैरवगढ़ी मेला। भैरवगढ़ी मेला जो है ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल में ही लगता है। और पौड़ी गढ़वाल के राजी खाल में, पौड़ी गढ़वाल के राजी खाल में भैरवगढ़ी का मेला लगता है। राजी खाल के पास यह मेला लगता है, ये ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कल सुबह 10 बजे की जो सीरीज़ आएगी उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। आप बताइएगा वो सीरीज़ आपके लिए यूज़फुल रहने वाली है या नहीं रहने वाली, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट वो सीरीज़ है। तो आप सभी लोग वहाँ से नोट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप पॉइंट टू पॉइंट भी उसको, उस सेशन को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।